वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकिता और आज हम पढ़ने वाले दोष उपक्रम नियम अध्याय। ये भी अष्टांग सिद्धेय सूत्र स्थान का अध्याय है और ये चैप्टर नंबर 13 है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर जिस दोष की दुष्टि हुई है तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे और लास्ट में औषध सेवन काल के बारे में बताया है। तो चलिए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि अगर वात दोष प्रकोपित हुआ तो हम उसकी चिकित्सा क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बताए गए चिकित्सा, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला स्नेहन कर सकते हैं हम, क्योंकि वात बेसिकली रुक्ष होता है और स्नेहन मतलब स्निग्ध होता है, तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है बॉडी में और उससे बॉडी बहुत ही जल्दी हील कर जाती है। फिर हम स्वेदन करते हैं, देन मृदु शोधन भी दे सकते हैं। फिर इसमें वात दोष जब प्रकोपित होता है इसमें कौन कौन सा आहार साथ में होता है बॉडी के लिए, तो स्वादु मतलब मधुर, अम्ल, लवण और उष्ण आहार। अगर आपको वात के कैरेक्टर पता हो तो आपको ये सब चिकित्सा आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर है हम अभ्यंग करवाते हैं, मर्दन, वेष्टन मतलब बैंडेज बांधना, त्राशन चिकित्सा देते हैं, शेक मद्य देते पीने को। और मद्य वैसा मद्य पैस्टिक और गौडिक मतलब जो राइस के आटे से बना हो या फिर जो गुड़ से बना हो। फिर हम बस्ती देते हैं जो स्निग्ध और उष्ण हो। फिर सुखशीलता, हम उसको शयन करने बोलेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि जो वात होता है मतलब उसमें वात बढ़ता कब जब आप ट्रैवल करते हो, तो इसलिए उसको हम सुखशीलता, उसको हम आराम करने बोलेंगे ताकि वात शांत हो जाए, जो प्रकोपित वो धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में आने लगे। फिर उसको हम स्नेह द्रव्य लेने बोलेंगे, मतलब वैद्य प्रिस्क्राइब करेंगे जो दीपन पाचन वाले हो। और विशेषतः जो वात की जो चिकित्सा होती है वो मांस लेने बोलेंगे, मांस रस और वैसा मांस जो मेद्य हो मतलब न्यूट्रिटिव हो। दूसरा हम तेल बोल सकते हैं लेने को, क्योंकि तेल जो होता है वात हरा नाम होता है। और अनुवासन बस्ती भी वात को कम करता है। फिर है पित्त, तो पित्त के भी बहुत सारी चिकित्सा बताई गई कि हम कैसे पित्त का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सर्पी पान, घृत का पान करने बोलेंगे। विरेचन हम दे सकते हैं स्वादु मतलब मधुर शीत वाले विरेचन। और भोजन और औषधि हम स्वादु तिक्त कषाय रस के देंगे। फिर उसको हमें ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है ना जो शीत हो, और हृदय नाम जो हृदय के लिए अच्छा हो, मतलब उसे हृदय के लिए वो प्लेजेंट हो, वैसे इन्वायरमेंट में उसको रहने बोलेंगे। उसके बाद उनको हम नेकलेस भी पहना सकते हैं। वो भी नेकलेस कौन सी, जो कंठ गुना जिसमें मोती होती है वो वाली, मणि, ये सब हम उनको बोलेंगे धारण करने को। फिर हम अनुलेपन कर सकते हैं कपूर, चंदन, उशीर का, क्योंकि पित्त में बेसिकली दाह प्रधान होता है, तो हम शीत वाले द्रव्य यूज करने बोलेंगे। फिर एंजॉय टाइम ऑफ डस्क मतलब प्रदोष, जो शाम का जो समय होते हैं ना वो हम उनको बोलेंगे कि वो उस समय उनको बहुत अच्छा लगेगा। चंद्रमा उनको अच्छी लगेगी, शौध्य, व्हाइट हाउस में रहना, हारित गीत सुनना, ये सब प्रिय होता है उनके लिए। और हिम अनिल मतलब ठंडी हवा में रहना। फिर मित्रों के साथ समय व्यतीत करना। फिर संदिग्ध मुग्ध वाक पुत्र मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो भाषा कैसे तोतली वाली होती है, वो सुनने के बाद उनको बहुत ही प्रसन्न फील होता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में उनको हम रहने की सलाह देंगे। फिर है कि वाइफ के बारे में बताया कि जिनका इंटेंशन अच्छा हो, जो सुशील हो, उनके साथ हम उनको टाइम स्पेंड करने के लिए बोलेंगे। फिर ऐसे गृह में रहने बोलेंगे जिसमें शीत अंबु मतलब लाइक जो होते ना शार होती है जो झरने लगे होते हैं वो हो, वहाँ पे गार्डन हो एंड पॉन्ड बना हुआ हो, जिससे कि उनकी जो पित्त है वो उसका दूषित कम हो और धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल स्टेज में आने लगे। फिर जो दीर्घ उद्यान होता है उसमें रहने बोलेंगे। उसके बाद जो शोर होता है जिसमें लोटस एंड बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट उनके लिए अच्छा होता है। और विशेषतः जो पित्त है उनकी चिकित्सा हम पया मतलब घृत, विरेचन और सर्पी मतलब दूध, घृत और विरेचन से करते हैं। फिर है कफ की चिकित्सा, तो कफ की चिकित्सा में बेसिकली हम विधि पूर्वक तीक्ष्ण वमन विरेचन करवाएंगे, क्योंकि कफ में बेसिकली क्लेद होता है जिसमें तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराने की आवश्यकता होती है। भोजन में रुक्ष भोजन, अल्प, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त, कषाय भोजन बोलेंगे लेने को। ओल्ड मध्य बोलेंगे लेने को मतलब पुराना मध्य। विवाह करने बोलेंगे, जागरण करने बोलेंगे रात में। अलग अलग तरह के व्यायाम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप कर सकते हो ये। चिंता अच्छा होता है कफ के लिए, क्योंकि जो कफ जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं ना उनमें बेसिकली कफ का प्रकोप होता है, तो इसलिए चिंता उनके लिए अच्छा होता है। मतलब वो अगर वो चिंता करेंगे तो उनकी बॉडी में कुछ एक्टिविटी होगी जिससे कफ का विलयन और कफ कम होने लगेगा। उसके बाद रुक्ष विमर्दन करेंगे। विशेषतः जुष, शौद्र, मेधोग्नम औषध, धूमपान, उपवास, गंडुष और निसुखत्वम मतलब जो सुख होता है, सुख का एक होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, वो नहीं जी के दूसरी लाइफस्टाइल जीना, वो सब कफ दूषित में हितकर होता है। फिर है कि अगर संसर्ग सन्निपात दोष हो, जैसे कि वात, पित्त, कफ या फिर तीनों दोष की अगर चिकित्सा करनी हो तो हम ऐसा देखेंगे कि कौन सा दोष ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके अनुसार हम चिकित्सा करेंगे।
तो अगर वात पित्त का संसर्ग हो तो हमें ग्रीष्म ऋतुचर्या अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर वात कफ का हो तो हमें वसंत ऋतुचर्या अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर कफ पित्त का हो तो हमें शरद ऋतुचर्या अडॉप्ट करना चाहिए। बेसिकली ये उसकी चिकित्सा है। फिर है कि अगर तीनों दोष अफेक्ट हो, मतलब सन्निपातिक हो, तो हमें उनकी चिकित्सा करनी चाहिए जो ज्यादा विशिएट हो। और अगर सेम डिग्री में विशेषण हो दोष का तो पहले हमें वात पित्त एंड देन कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर एक और डेफिनेशन आया इसमें कि प्योर चिकित्सा हम किसको बोलेंगे। प्योर चिकित्सा इज द समन ऑफ व्याधि विदाउट कोपन। दैट इज कि अगर आप कोई चिकित्सा कर रहे हो जिसमें कोई व्याधि का शमन हो रहा है एंड किसी दूसरे को बढ़ा नहीं रहा है, उसको हम प्योर चिकित्सा बोलेंगे। अगर एक तरफ से ये हो गया, लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में देखें तो उसमें व्याधि का शमन हो रहा है बट दूसरी तरफ कोई और व्याधि को वो उद्दीरण कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है, तो वो प्योर चिकित्सा नहीं है। फिर है कि अभी हम देखेंगे कि दोष कैसे मूव करता है बॉडी में, किस फैक्टर के द्वारा। तो अगर हमें दोष को माइग्रेट कराना है कोष्ठ से शाखा और शाखा से अस्थिमर्म, तो व्यायाम, उष्ण, तीक्ष्ण, अहित आचरण और द्रुतवात, इन सबसे दोष की मूवमेंट कोष्ठ से शाखा गति होती है। और अगर हमें कोष्ठ में वापस लाना है तो ये कब होता है, जब श्रोतो मुख का विशोधन होता है, मतलब शोधन होती है श्रोतों की, उसकी मुख खुल जाता है, दोष की वृद्धि होती है, अभिसंधि आहार लेता है और दोष का पाक होता है, और वायु निग्रहण मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वात मूवमेंट, जब वात कम हो जाता है तो दोष है जो शाखा से कोष्ठ में आ जाती है। तो ये अभी आपने देखा, दो दोष माइग्रेट फ्रॉम कोष्ठ टू शाखा और दोष माइग्रेट फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ। फिर है कि जो दोष है वो जैसे कि कोष्ठ में से डॉर्मेंट की तरह पड़ी हुई है और वो फेवरेबल कंडीशन का वेट करती है, तभी उसका फिर कोपन होता है। फिर इसमें बताया है नेक्स्ट पॉइंट में कि दो दोष होते हैं, एक तो स्थानीय दोष और दूसरा आगंतु दोष। ठीक है, तो अगर कोई दोष है प्रकोपित दोष, वो अगर दूसरे दोष के स्थान पे गया हो, सपोज कफ दोष है और वो पित्त के स्थान पे गया हो, लेकिन वहां पे जाके पित्त के स्थान पे जो पित्त का विशेषण ज्यादा हो तो हम पहले पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन पित्त स्थान पे जाके अगर कफ का विशेषण ज्यादा हो तो हम कफ का चिकित्सा पहले करेंगे। मतलब ये हमें देखना है कि किसका विशेषण ज्यादा है, उसकी चिकित्सा हम पहले करेंगे। उसके बाद है कि जो दोष होते हैं वो जनरली ना तीर्यक गति अडॉप्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल ऊर्ध्वध्व नहीं, पूरे शाखा मर्म में जाते हैं, तो वो चिरकारित्व होता है और उसमें हम डायरेक्टली शोधन नहीं देते हैं। पहले हम या तो उसको शमन कराएंगे या फिर उसको हम कोष्ठ में ला के शोधन कराएंगे, फिर कोष्ठ में लाने के बाद ही हम वमन विरेचन दे सकते हैं। फिर है साम का लक्षण क्या होता है, ये श्लोक आपको याद रखना है। श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य पक्ति निष्ठीव मल संग अरुचि क्लमा लिंगम मलानाम समानाम निरामानाम विपर्या। मतलब साम की क्या होती है लक्षण, बोले स्रोतोरोध होता है, ब्लॉकेज ऑफ स्रोतस, बल भ्रंश बल कम हो जाता है, गौरवता फील होती है, अनिल मूढ़ता ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वात, आलस्य फील होता है व्यक्ति को, अपक्ति भोजन का पचन नहीं होता, निष्ठीव मल संग अरुचि और क्लमा मतलब बिना कुछ काम किए हुए थकान महसूस होती है। फिर है आम के एक श्लोक बताया है, उसमें ही उष्मनो अल्प बल त्वेना धातु माध्यम अपचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। मतलब कि जब अग्नि मंद हो जाती है तो आहार रस प्रॉपर नहीं बनता, जिसकी वजह से वो आमाशय में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है और धीरे धीरे आम का रूप लेने लगता है। कुछ अदर स्कॉलर ने ऐसा बोला है, कैसे कोद्रव है, कोद्रव एक मिलेट है, उसमें ऑटोमेटिकली विष डेवलप हो जाता है, उसी तरह हमारे बॉडी में दोष दुष्य जब इंटरेक्शन होता है देन आम का फॉर्मेशन होता है। फिर है कि रोग कब होता है, तो जब दोष और आम मिलता है देन वो दुष्य मतलब धातु को विषेट करके रोग उत्पन्न होता है। अब चिकित्सा क्या करेंगे हम कि शाम कंडीशन है, ठीक है, वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, लीन अवस्था है उसकी, मतलब उत्कृष्ट अवस्था नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली शोधन नहीं दे सकते। शोधन देंगे तो वो पूरे शरीर को नाश कर देगा और उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। जैसे कि कैसे आप कच्चे फ्रूट, जैसे कच्चे आम से अगर आप जूस निकालोगे तो वो तो पूरा आम भी बर्बाद हो जाता है और उससे जूस भी नहीं निकलता, तो उसी तरह हमारे बॉडी के साथ भी होता है। तो इसीलिए हमें डायरेक्टली शोधन नहीं देना है, हमें पहले आम दोष को स्नेहन और स्वेदन करवाना है प्रॉपर एंड उसके बाद हमें शोधन देना है। फिर है कि अगर जो आम है या मतलब मल है अगर वो आमाशय स्थित है तो हम वक्त्र मतलब जो ड्रग यूज करेंगे वो ओरल रूट से यूज करेंगे। अगर ऊर्ध्वजत्रु में अगर मल है तो हम घ्राण से यूज करेंगे ड्रग, और पक्वाधन मतलब पक्वाशय में है तो हम गुद के द्वारा ड्रग को अंदर डालेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो विशिएटेड दोष होते हैं और आम होते हैं अगर वो खुद से
मतलब छर्दी के रूप में या अतिसार के रूप में बाहर आ रहा है तो हमें औषध से उसको नहीं रोकना, क्योंकि अगर आप रोकोगे ना तो बॉडी में वो जमा होके वो बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए हमें इसमें कोई मेडिकेशन नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें पथ्य अन्न को फॉलो करना है जो वैद्य उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर है कि अगर आम और दोष का रोध हुआ हुआ है बॉडी में, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, तो हम औषध देंगे, वैसा औषध जो उसको पचा दे, या फिर उसको हम शोधन से उसको बाहर ही निकाल देंगे। फिर बताया गया है कि कफ का जब प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है और पित्त का प्रकोप होता है, तो हमें किस ऋतु में शोधन करना चाहिए। तो हमें बेसिकली ऋतु संधि में करना चाहिए। तो अगर कफ का प्रकोप है तो वो हमें वसंत ऋतु में करना है, वात का प्रकोप है तो हमें वर्षा ऋतु में करना, और पित्त का प्रकोप है तो हमें शरद ऋतु में करना है। और आप जब मैंने ऋतुचर्या पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हर मंथ में हर जो मास होता है शिशिर वसंत में भी 2-2 मास होते हैं, ठीक है। तो वसंत में चैत्र और वैशाख होता है, तो कफ का जो शोधन करना आपको वो आपको चैत्र मास में करना है, वात का शोधन आपको श्रावण मास में करना है, और अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त का शोधन आपको कार्तिक मास में करना है। तो ये था शोधन जो हम बेसिकली ऋतु संधि में करते हैं, और आपको चैत्र, श्रावण और कार्तिक भी याद रखने हैं। अब आते हैं औषध काल। तो इसका एक श्लोक है, युज्यात अन्नम अन्नादो मध्ये अन्ते कबल अंतरे ग्रासे ग्रासे मुहु सा अन्नम समुद्गम निशि च औषधम। तो 10 काल बताए बेसिकली। एक तो अन्नम, अन्नादो, मध्य, अंते, कबल अंतरे, ग्रासे ग्रासे, मुहु, सा अन्नम, समुद्गम और निशि। तो अभी हम हर एक वर्ड देखेंगे और उसको हम कब यूज करते हैं वो देखेंगे। तो पहला तो अन्नम मतलब विदाउट फूड, तो ये हम कब देते हैं औषध बिना खाना खाए, मतलब बेसिकली सुबह सुबह। तो कफज व्याधि में और वैसा रोग जो बहुत ही ज्यादा बलवान हो और रोगी भी बलवान हो, तब हम विदाउट फूड मतलब बेसिकली इन द मॉर्निंग हम वो औषध को प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर अन्नादो मतलब खाने के जस्ट पहले, तो अगर पानी का दुष्टि हो तो हम ये कर सकते हैं। फिर मध्य, तो मध्य का मतलब है कि खाने के बीच बीच में, तो जब समान की दृष्टि हो, समान वायु की, तो हम मध्य में प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको मध्य में दवाई लेना है। अंत्य का मतलब है कि आफ्टर फूड, तो जब अगर व्यान और उदान की दृष्टि हो तो हम खाने के बाद इस औषध को प्रिस्क्राइब करेंगे। कबल अंतरे मतलब हर बोलस के बीच में, और ग्रासे ग्रासे मतलब विद इन ईच बोलस, ये दोनों हम कब प्रिस्क्राइब करेंगे, ये दोनों टाइम में आपको कब औषधि लेनी है, जब प्राण का दृष्टि हो। फिर मुंह मतलब बार बार औषध कब लेंगे, विष में, छर्दी में, हिदम में, तृष्णा में, श्वास में और कास में। सा अन्नम मतलब फूड के साथ मिला के हमें औषधि देना है, कब, जब अरुचि कंडीशन हो तब। समुद्गम मतलब खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में हमें औषध लेना है, कब, इसकी जो इंडिकेशन है वो कंप में, आक्षेपक में और हिदम में। फिर निशि मतलब रात में हमें कब लेना है औषध, ऊर्ध्व जत्रु अगर विकार है तो हमें रात में औषध लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो 13 चैप्टर था दोष उपक्रम नियम अध्याय ये खत्म होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या बाय बाय।